मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जिस तरह बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से एक वसी व अरीज़ इस मुल्क का सूबा है, इस तरह मौसमों के लिहाज से भी बलूचिस्तान में चारों मौसम पाए जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े सहरा और मैदान भी है और उसके साथ पहाड़। इसी तरह बलूचिस्तान के अगर दूर दराज इलाकों को लिया जाए तो सरसब्ज़ और ज़रख़ेज़ ज़मीनें भी बलूचिस्तान के अंदर हैं। कल कोकर साहब से ये बात हो रही थी कि फूड सिक्योरिटी का मसला है। इस वक्त पूरी दुनिया जो है इस पर आज सोचने पे मजबूर है कि फूड सिक्योरिटी पे सोचा जाए, लेकिन बलूचिस्तान का मैंने उनको मिसाल दिया कि अगर बलूचिस्तान के सिर्फ 2 अजला को आबाद किया जाए तो पूरे पाकिस्तान के लिए गंदम काफ़ी है। उसमें खारान और पंजगूर का मैंने मिसाल दिया कि अगर खारान और पंजगूर को आबाद किया जाए तो ये गंदम पूरे पाकिस्तान ही के लिए काफ़ी है। लेकिन बदकिस्मती से जो तवज्जो बलूचिस्तान पे दी जाती है और जो बलूचिस्तान के साथ जो रवैया, जो सलूक आज जो बलूचिस्तान से आवाज़ें उठती है, तो वो पसमानदगी, जो गुर्बत और जो बातें होती है बलूचिस्तान, वो उसी एक सिलसिला है। वो कच्ची कैनाल जिसको 4 साल में मुकम्मल होना था और उसको कच्ची तक पहुंचना था, लेकिन आज तकरीबन 18-20 साल गुजरने के बाद भी वो कच्ची कैनाल मुकम्मल नहीं हो सका। और वो कच्ची कैनाल जिसने लाखों एकड़ आबाद करने थे, उसको ला के डेरा बुगटी के मकाम पे छोड़ा गया और इस वक्त बमुश्किल वहाँ से 20 से 25 हज़ार एकड़ आबाद किया जा रहा है। अगर ये कच्ची कैनाल उस वक्त कच्ची के मैदानों तक पहुँचाया जाता तो आज तकरीबन 50 लाख एकड़ जो है या कच्ची कैनाल से आबादी हो जाती। और मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी आबादी शायद पाकिस्तान के तमाम तीनों सूबे मिलाकर सिर्फ कच्ची कैनाल से ही आप ली जा सकती। वो एक ज़रख़ेज़ ज़मीन भी है और एक बहुत बड़ा आबादी भी है। और मेरे ख़्याल में जिस तरह कहा जाता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है, अभी आप इसकी मिसाल ले लें कि आज रात के अंधेरे में हज़ारों ट्रक जो है यहाँ से गंदम के चीनी के खाद के अफ़गानिस्तान तो चले जाते हैं। सोशल मीडिया पे रोज़ाना आता है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है। इतनी सिक्योरिटी एजेंसियाँ आपकी लगी हुई है, भरी पड़ी है, लेकिन अगर आप ज़मींदार के डाटसन में, ज़मींदार के किसी सोसकी में 10 बोरी केपी अपना यूरिया या खाद रख दें तो आप देखेंगे कि वो आपको लखपास के चौकी पे नज़र आएगा, उसको एफसी ने पकड़ा है और वहीं पे खड़ी है कि आप इसको किधर ले जा रहे हैं। ये आलम है। आज आप अंदाज़ा लगाए कि वो बलूचिस्तान जो इस वक्त 8 लाख टन सेब पैदा करता है, 12 लाख टन प्याज पैदा करता है, 12 लाख टन यहाँ पे टमाटर पैदा होता है और 70 मुख्तलिफ़ किस्म के जो है फल और सब्ज़ियाँ बलूचिस्तान ही में होता है और इसको फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। लेकिन इसकी बिजली टोटल जो है 6 घंटे, और वो भी अब वोल्टेज कम, हमारे फीडर जो है वो ओवरलोड है और हम एक फीडर को तकसीम करके 2 जगह चलाते हैं, 3 घंटे बिजली चला लेते हैं। और 70% जो है ज़मींदारों का और मालदारों का ज़रिया महाश जो है हमारी यहाँ पे या गल्लबानी है या ज़मींदारी है। लेकिन इस सूबे पे क्या तवज्जो दी जा रही है? आज फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है, जिस तरह कोकर साहब ने कहा। हम तो बहैसियत ज़मींदार कहते हैं कि जब यहाँ पे सैलाब आया, आपने देखा कि जब हमारे रास्ते बंद हो गए तो ईरान से फ़ौरन प्याज आ गया और 12,000 रुपये में हमने एक बोरी ख़रीद ली। टमाटर वहाँ से पहुँच गया 300 रुपये का जो है 1 किलो जो है टमाटर चला गया। और हमारी जो है यहाँ पे बोरी की कीमत 100 रुपये, हमारी बोरी ये पूरी उसकी बैग जो है 100 केजी का जो हमने 100 रुपये में भी बेचा है। और ज़मींदार जो है इस नहज पे ख़ासकर बलूचिस्तान के पहुँच चुके हैं कि गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान असम्बली में एक तवील डिबेट चली जब हमारी बिजली को बंद किया गया, 2 घंटे कर दी गई। पूरे जो ज़री फीडर है वो 450-650 के करीब है। हमने उस पर 2 दिन डिबेट की कि खुदारा बलूचिस्तान की जो बिजली उनको दी जाती है
ہماری ضروریات یہاں پہ 1850 میگا واٹ ہیں، اور ہمیں بمشکل آپ لوگ 500 میگا واٹ بمشکل دیتی ہے، اور کبھی کبھار 450 400 تک چلی جاتی ہے، اتنے بڑے صوبہ. اور وہی صوبہ جو اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے پورے ملک کے لیے پیاز بھی پیدا کرتا ہے، انگور بھی ہے، سیب بھی ہے، مختلف قسم کے اسٹون فروٹس ہے، سبزیاں ہے، پھل ہے. اس کے باوجود جو ہے اگر آپ اس بجلی کو کم کریں گے تو کم از کم وہ سبسڈی جو آپ بلوچستان کو 5-6 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ دے رہا ہے، آپ اس کو روکیں گے. آپ اتنے زر مبادلہ دے کر باہر سے جو ہے پیاز بھی منگوائیں گے، آپ ٹماٹر بھی منگوائیں، اس سے کئی گنا ہمارے بارڈر کھل چکی ہے. جب یہاں پہ کوئی چیز مہنگا ہو جاتا ہے، انڈیا سے بھی وہ چیز پاکستان پہنچ جاتا ہے. کس طرح پہنچ جاتا ہے وہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں تھوڑا ان کی آلو کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پتہ نہیں کس راستے سے وہ آلو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. ایران کی مثال آپ لے لیں، جب ایران کے اپنے ملک کے اندر ان کی ضروریات پوری ہوتی ہے، وہ ہمارے سٹرس کو جو ہے اس پہ اتنی بھاری ٹیکس لگا کر آپ کو یہ وعدہ نہیں کہے گا کہ آپ اپنے کنو یا سٹرس ایران بھیجیں. جب اس کے یہاں اس کی چاول کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، وہاں اس کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، اس پہ ایک ایسی بڑی ٹیکس لگا لیتے ہیں کہ آپ کو وعدہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنا چاول بیچ دیں، وہ بارڈر بند ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہے. ہمارے ایک ٹرک کی اگر وہاں پہ کوئی پرمیشن امپورٹ پرمٹ اگر کسی کو مل جاتی ہے تو ایک ٹرک کے نام پہ وہ ایک رسید ہے اس کے ہاتھ میں. لامتناہی ٹرک جو ہے چلے کے آتے ہیں، اسی پہ جو ہے ایک تو حکومت کا نقصان ہوتا ہے، جو ٹیکس ہمارے خزانے میں جس کو جانا چاہیے وہ لوگوں کے جیبوں میں جاتے ہیں، وہ مختلف چیک پوسٹوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ جو ہے ہماری یہاں پہ حالات ہے. تو میری یہی گزارش ہے کہ واقعی آج اگر آنے والی جنگیں ہوگی دنیا میں، یا تو پانی پہ ہوگی یا تو فوڈ سیکورٹی پہ ہوں گی. اور بلوچستان ایک وسیع و عریض صوبہ پڑا ہوا ہے. یہاں اگر ہم ایک طرف سے معدنی دولت سے مالا مال ہے، ایک بڑی لمبی یہاں پہ اگر سمندر ہے، ساحل سمندر ہے، لیکن بلوچستان کے عوام آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ آپ کسی کے سر پہ اگر دیکھیں گے، اگر اس کے پاؤں میں ایک جوتی ہے تو دوسری جوتی آپ کو دوسرا نظر آئے گا. اور بلوچستان کے لوگوں کی حالت اس نیج پہ پہنچ چکا ہے. میں کہتا ہوں بلوچستان پاکستان کا مستقبل ہے تو بلوچستان پہ توجہ دی جائے. بلوچستان کی مستقبل ہے، پاکستان کی مستقبل ہے تو اس کی زراعت کو بھی فروغ دیا جائے. اور اس کی زراعت جب یہاں پہ زراعت فروغ ہوگی تو وہ پھر فوڈ سیکورٹی کا بھی مسئلہ ہوگا. اور اس ملک کی مستقبل اور لمبی جو ہماری فوڈ سیکورٹی، جس طرح ابھی کوکر صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں تو ابھی آہستہ آہستہ زمینیں کم ہو رہی ہے اور لوگ کالونیاں بنا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں بہت ساری ایسی زمین پڑی ہے کہ ہم اس کی میرے خیال میں 7% سے 8% بھی ابھی تک ہم آباد نہیں کر سکے. وسیع و عریض میدان پڑی ہے. ایسے ریسرچ کیا جائے کہ کم پانی میں ہم ایسے سبزی اور پھل اگائے کہ جو زیادہ پیداوار. آج کل اگر ہم سیب اگا رہے تھے، آج ہمیں پستے کی طرف جانا چاہیے، لیکن ہماری ریسرچ زیرو ہے. آج انڈیا کی فی ایکڑ جو آمدنی وہاں پہ بڑھ چکی ہے، انہوں نے ریسرچ پہ توجہ دی ہے. انہوں نے اس فیلڈ میں بہت ترقی کی ہے. انہوں نے اس پانی کو ایک قطرے کو بچایا ہے، لیکن ہم پانی ضائع کر رہے ہیں. یہاں پہ بلوچستان میں ہم 1000 فٹ پہ سے پانی نکال رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے سیب لگایا. متبادل ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، ریسرچ ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے. یہ ایران ہمارے سامنے ہے، وہاں سے پستہ ڈرپ ایریگیشن پہ لگتا ہے جو سیب سے زیادہ اس کی آمدنی ہوتی ہے. لیکن اس تک جانے کے لیے ہمیں حکومت کی اس کی فیور کی ضرورت ہے، اس ریسرچ کی ضرورت ہے. نئے پلانٹس متعارف کیا جائے. ہماری تنظیم نے خود جو ہے کیلیفورنیا سے 4 ورائٹی جو انگور کے لائے، پورے بلوچستان نہیں پورے پاکستان میں ہم نے پھیلائے. آج پنجاب میں جو پوٹوار ریجن میں جو انگور لگی ہوئی ہے، میاں والی ہے، تلگنگ ہے، چکوال ہے، یہ ورائٹیز ہم نے کیلیفورنیا سے لائے تھے. ہماری تنظیم نے لائے تھے USAID کی تعاون سے. اس کی یہاں پہ ہم نے نرسریاں بنائے، اس کی کٹنگز لگائے. آج یہاں پہ لاکھوں ہم لوگوں نے پودے ہمارے ساتھ موجود ہے کہ ہم اس کو لگا سکتے ہیں اور کم پانی میں یہ اگ سکتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس ملک کی ضرورت ہے. لیکن یہاں کہا تو جاتا ہے کہ
ज़राअत इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी पे एक ऐसी ज़रब मारी गई है, जिस तरह कोकर साहब ने कहा कि ये रीढ़ की हड्डी अब मफलूज हो चुकी है, ये टूट चुकी है। ये तो कहा जाता है, तकरीरों में आप सुनते हैं, अखबारों में आप देखते हैं, लेकिन जो तवज्जो है, जो प्रैक्टिकल है, वो इस रीढ़ की हड्डी पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो मेरी यही गुजारिश है कि आज मीडिया बड़ी तादाद में मौजूद है, और अगर ये पाकिस्तान में ये जा रहा है, ये लाइव जा रहा है, या बाद में कुछ इसकी क्लिप्स जाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान में हम तो मीडिया ये कैमरे रोज़ हमारे सामने आते हैं, लेकिन हमने अपनी तस्वीर बहुत कम देखी है मीडिया पे, पता नहीं उनसे। तो मैं कहता हूँ खुदा करे एक अच्छी आवाज़ है जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है, तो ये मीडिया पे अगर जा रहा है, बलूचिस्तान में इसकी बहुत सरसब्ज और ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ पे बलूचिस्तान की जो ज़रूरियात है, रिसर्च है, यहाँ पे मार्केटिंग है, ज़मींदारों की जो मुश्किलात है, इन सब पे के लिए एक जामे मंसूबी बनाना चाहिए, जिसमें मुल्क के चारों सूबे के ज़मींदार बैठकर अपने मसाइल, अपने मुश्किलात एक दूसरे के साथ शेयर करें, और उन्हीं की ज़रूरियात के मुताबिक जो है उन सूबों में उनको जो है तरजीहात मिलनी चाहिए, और वहाँ पे उसी तरह की सब्ज़ी और फल उगाना चाहिए। अभी हमारी प्याज जो है मार्च से शुरू हो जाती है गर्म इलाकों के, यहाँ पे जो दुरेजी है, यहाँ पे जो हब है, वहाँ हमारे प्याज मार्च से जो है अप्रैल मई तक चल जाता है। उसके बाद फिर गुजदार की प्याज शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर सूराब है, कोयटा है। ये अक्टूबर तक हम पूरे मुल्क को प्याज दे सकते हैं। 1-2 महीने 3 महीने के लिए जो है वो सिंध से कुछ प्याज आ जाता है, बाकी 8 महीने 9 महीने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे मुल्क में प्याज चली जाती है। इस तरह टमाटर की आप मिसाल ले लें, हम पूरे मुल्क को तकरीबन 12 महीने टमाटर दे सकते हैं, लेकिन हम आज जदीद रिसर्च से महरूम हैं। थोड़ी बहुत अभी टनल फार्मिंग हो रही है, हमारी जो है ज़मींदारों की कुछ कम पानी पे ज़्यादा पैदावार, और कुछ रिसर्च, वो भी अफ़गानिस्तान के कुछ लोग यहाँ पे आए, वहाँ पे उन्होंने मेरे ख्याल में कुछ NGOs ने ये टनल लगाए थे, और यहाँ उन्होंने इसको मुंतकिल किया। लेकिन हमारे अपने मुल्क के अंदर या हमारे रिसर्च के मुताबिक जो है, हमारे जितने पैसे आज ज़राअत में हमारी यहाँ पे 86 एकड़ रिसर्च के लिए रखा हुआ है। 86 एकड़ सरियाब में रिसर्च सेंटर है हमारी एग्रीकल्चर के, कोकर साहब, जिस पे 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। वो तीनों ट्यूबवेल वहाँ पे जो कॉलोनी है उसके लिए पीने के पानी के लिए भी नाकाफ़ी है, और वो 86 एकड़ जो रिसर्च के लिए रखे हुए वो बंजर और खुश्क पड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई रिसर्च नहीं हो रहा है। ये मेरे, और वहाँ पे 18 डायरेक्टर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक DG भी बैठा हुआ है, लेकिन रिसर्च वहाँ पे ज़ीरो है। तो ये हमारी हालत है। हम आखिर में आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप शॉर्ट नोटिस पे तमाम मीडिया के दोस्त आए। और मैं एक तो रिक्वेस्ट करूँगा इस वक्त ना मोहतरम काज़िम अशरफ साहब को, मुझे एक चीज़ बड़ी, मैंने ये आइडिया क्यों लिया कि हम आर्मी चीफ से भी रिक्वेस्ट करें कि अपने इदारे को इसमें इन्वॉल्व करें। एक तो 21 ममालिक करते हैं। पाकिस्तान में भी जब भी कोई एमरजेंसी आती है, सैलाब आया, ज़लज़ला आया, टिड्डी दल आया, तो हमने उस वक्त पाक आर्मी को बुलाया। जब भी कोई एमरजेंसी होती है, तो इस वक्त पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी की एमरजेंसी है। हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। अगर इस वक्त हमने इस पर काम न किया, अगर इन इदारों ने हमारी सपोर्ट ना की, हुकूमत ने हमारी सपोर्ट ना की, हुकूमत अपोजिशन मिल के ज़राअत के ऊपर ना बैठे, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल फूड सिक्योरिटी के लिहाज से मुझे ठीक नहीं लग रहा। थैंक यू। मैं मोहतरम काज़िम अशरफ साहब से गुजारिश करूँगा, जो जनरल सेक्रेटरी आपके ज़िम्मेदार एक्शन कमेटी के, वो इस पर बात करें।